नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन पेपर आपका जो है 20 दिसंबर 2021 का ऑनलाइन परीक्षा का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों थर्ड ऑप्शन, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इस संदर्भ में से किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, वातावरण एवं अनुभव। विकासात्मक सिद्धांतवादियों के अनुसार विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें वातावरण एवं अनुभव की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विकासात्मक प्रक्रिया में असांतत्य के क्या मायने हैं? दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्राधिकारी शैली के अंतर्गत माता पिता बच्चे के बारे में स्वयं निर्णय लेते हैं, बच्चे के पक्ष को नहीं सुनते, बच्चे के लिए नियम बनाते हैं, गलती करने पर दंड या सबक सिखाने पर बल देते हैं। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि प्राधिकारिक शैली से बड़े हुए बच्चे शर्मीले, स्वयं को असुरक्षित व भयभीत महसूस करने वाले, दूसरों पर निर्भर रहने वाले, स्वयं निर्णय लेने में अक्षम होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, समावेशन एवं समायोजन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया समावेशन एवं समायोजन जैसे विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है। पियाजे के अनुसार शिशु में अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता व प्रवृत्ति जन्मजात होती है जिसे अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुकूल की 2 उपक्रियाएं बताई हैं इन्होंने, पहली समायोजन और दूसरी समावेशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, संख्या का संरक्षण। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की ठोस संक्रियात्मक अवस्था स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन के अंतर्गत बच्चे ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेते हैं। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में 3 महत्वपूर्ण संप्रेत्यों संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण का विकास हो जाता है। यह अवस्था 7 वर्ष से आरंभ होकर 12 वर्ष तक रहती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष से आरंभ होकर 12 वर्ष तक रहती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सांस्कृतिक औजार। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए सांस्कृतिक औजार की मध्यस्थता आवश्यक होती है। वाइगोत्स्की ने संवाद, भाषा, ढांचा निर्माण, स्कैफोल्डिंग, सहयोगी सहायता को महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक औजार के रूप में देखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, सहयोगात्मक संवाद। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को सहयोगात्मक संवाद द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है। बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है, इन दोनों के मध्य के क्षेत्र को समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD के नाम से
संबोधित किया जाता है दोस्तों, जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्चिम परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हों। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई गई पश्चिम परंपरागत नैतिकता पास्ट कन्वेंशनल मोरालिटी के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करती है जो आचार संहिता के परे होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सहानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह। ऑप्शन थर्ड सही जवाब है दोस्तों। एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में सहानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह का सकारात्मक लोकतांत्रिक वातावरण निर्मित करना चाहिए और अपनाना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षण पर बल देती है, स्वयं करके सीखने की अवधारणा को मूर्त रूप देती है, समस्या समाधान के तार्किक व आलोचनात्मक चिंतन पर बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का विकास जॉन डीबी द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीबी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू इंटेलिजेंट कोशेंट का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार हैं? पहला दिया गया प्राप्तांक की अस्थिरता, सेकेंड है परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, थर्ड है परीक्षा का उत्पादन केंद्रित होना, और फोर्थ है बच्चों को नामांकित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा सेकेंड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सभी सही हो जाएंगे। बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू का उपयोग करने के मुख्य सरोकार में प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और परीक्षा का उत्पादन केंद्रित होना, बच्चों को नामांकित करना, ये सभी शामिल होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं? तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों को भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थियों से विविध प्रकार की गतिविधियों द्वारा जानकारी एकत्रित की जाती है तथा उनके सीखने व उनकी प्रगति का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य है क्या है? दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य कक्षा में अलग अलग संस्कृतियों के बच्चों की सम्यक शिक्षा प्रदान करना है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा समावेशन के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करती है, विविधता के ज्ञान से अवगत करवाती है, साथ ही साथ आलोचनात्मक विचारों को आत्म प्रदर्शन की भावना को विकसित करने एवं शिक्षण के तकनीकी ज्ञान और मार्ग को विस्तृत करने का मार्ग प्रशस्त करती है। तो राइट आंसर सेकेंड यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्नलिखित में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन फर्स्ट है पूर्वाग्रहों का, सेकेंड है ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का, सेकेंड है अवरोही पाठ्यचर्या, फोर्थ है स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठ्यचर्या का। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट
सेकेंड और थर्ड यहाँ पे सही विकल्प हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। सृजनात्मक सोच को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? नहीं दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, अभिसारी सोच। अभिसारी सोच यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक सोच को मूलभूत विचार, अस्पष्टता को स्वीकार करना, अपसारी चिंतन सोच में लचीलापन के द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है, परंतु अभिसारी चिंतन सृजनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं देता है। सृजनात्मक सोच में मौलिकता, नवीन विचारों का उद्भव होता है, समस्या के बहुल समाधान, जिज्ञासु प्रवृत्ति, जानने की इच्छा, ये सभी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर थर्ड हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 19। एक गीत विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेशन को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी? तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 4, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्य नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड नहीं है, की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियाँ। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21। स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए, ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके, जो शिक्षा का एक अहम अंग है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किससे एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करके एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि की जा सकती है। तो फोर्थ आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाएं? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। दोस्तों यहाँ पे सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृति हिस्सा समझना चाहिए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, जो कि शामिल नहीं है, मैं यहाँ पे शामिल कर देता हूँ। संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप में सम्मिलित करना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है। बच्चों को आंतरिक रूप से अप्रेरित अधिगमकर्ता बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। निपुणता उन्मुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, असफलता का न्यून भय क्षमता, वार्धिक दृष्टिकोण निपुणता उन्मुखी विद्यार्थियों, मास्टर ओरिएंटेड लर्नर्स का गुण होता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मास्टर ओरिएंटेड लर्नर्स का गुण होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28।
निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, प्रतिक्रय प्रतिक्रय अनन्यता हो जाएगा यहाँ पे प्रतिक्रय, और यहाँ पे अनम्यता हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही है। प्रतिक्रय अनम्यता नामक प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक होती है दोस्तों, जबकि इसके विपरीत सही स्कीमा को क्रियाशील करना, सही समस्या को पहचानना एवं अन्वेषणात्मक रणनीतियों या समस्या समाधान की समस्या सामान्य रणनीतियों का प्रयोग करना प्रभावशाली समस्या समाधान में सहायक बनते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक हैं? तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी हो जाएंगे दोस्तों। कक्ष में विद्यार्थियों के मध्य पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से कक्षा में विजेता एवं पराजित विद्यार्थियों के रूप में विभेदीकरण होता है। विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है, उनका चिंतन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास बाधित होता है। प्रतिस्पर्धा से कक्षा में स्टार विद्यार्थियों को चिन्हित करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इन स्टार विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर विद्यालय गर्व कर सकता है। साथ ही विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है। यह सभी परिणाम बच्चों के विकास में हानिकारक सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से। तो अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से सुसाध्य होती है। अर्थपूर्ण अधिगम प्रत्येक संबंधित तथ्यों की स्पष्ट रूप से समझने के साथ विषय या विषय की अवधारणा को संदर्भित करता है। अर्थपूर्ण अधिगम के अंतर्गत प्रत्येक संप्रत्यय व संकल्पनाओं को पूरी तरह से विद्यार्थी द्वारा समझ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे 30 CDP के क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।